अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोस्टैटिस्टिक का सेकंड यूनिट, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट इंट्रोडक्शन टू द बायोस्टैटिस्टिक, जिसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स लाइक व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्टिक, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक इन नर्सिंग प्रोफेशंस। उसके बाद हमने कुछ मेजर जो की टर्मिनोलॉजीज़ थी रिगार्डिंग बायोस्टैटिस्टिक उनकी बात की थी, लाइक व्हाट इज़ पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, व्हाट इज़ पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक, एंड फाइनली हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डेटा एंड वेरिएबल। और फिर वेरिएबल की हमने फर्दर क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में स्लाइड के एंड में आपको कुछ ट्यूटोरियल्स थे रिगार्डिंग ऑल दोज कंसेप्ट। तो होपफुली आपको उन लेक्चर्स में फ़र्स्ट यूनिट में कोई मसला नहीं होगा। तो आज जो सेकंड यूनिट है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा, उसकी हम बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है ना, आपको जो बिहाइंड कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा उसकी समझ आनी चाहिए, तो हम उसकी बात करते हैं। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन से पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए हम बात करेंगे कि सपोज़ एक रिसर्चर है वो स्टडी कंडक्ट करता है अबाउट अ टाइटल, लाइक आपकी स्लाइड में मेंशन है कि एक टाइटल है स्टडी ऑफ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। एक रिसर्चर है वो ये स्टडी करना चाह रहा है कि एक फैमिलीज़ के अंदर मल्टीपल फैमिलीज़ हैं, अप टू 30 और 50 फैमिलीज़ हैं, वो देखना चाह रहा है कि हर फैमिली के अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं। ठीक है, अब रिसर्चर क्या करेगा, सबसे पहले हर एक फैमिली के पास जाएगा और उनके यहाँ जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा। अब उसके बाद सपोज़ उसका जो सैम्पल साइज़ था वो 30 था, उसने 30 फैमिली से रिगार्डिंग नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस डेटा कलेक्ट कर दिया और एक पेज पे लिख दिया है। अब ये जो कलेक्टेड डेटा है इट इज़ रॉ डेटा, ठीक है ना। रॉ डेटा क्यों है? क्योंकि आप इस डेटा से कोई भी कंक्लूजन रिजल्ट्स आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम रॉ डेटा कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में रिसर्चर क्या करेगा, रिसर्चर जो है इस रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करेगा, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं, ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड यूज़ होता है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल वे में क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने बताया कि कोई भी रिसर्चर किसी भी वेरिएबल से रिगार्डिंग रिसर्च कंडक्ट कर रहा है तो सबसे पहले स्टेप में वो क्या करेगा, पार्टिसिपेंट्स के पास जाएगा, डेटा कलेक्ट करेगा। जब वो डेटा कलेक्ट करेगा तो वो कलेक्टेड डेटा एक्चुअली रॉ डेटा होगा। उस डेटा से आप कोई भी मीनिंग्स, कोई भी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं हो सकती है। तो रिसर्चर सेकंड स्टेप में क्या करता है, उस रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करता है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब रीजन्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने की वजूहात क्या हैं, ठीक है ना, या रीजन्स क्या हैं। सो देयर आर 4 मेजर रीजन्स, ठीक है ना, जिसके बेस पे कोई भी रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करता है। सो द फर्स्ट वन इज़ टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ मीनिंगफुल इंटेलिजिबल वे, ठीक है। तो पहली रीज़न क्या है, ताकि डेटा को इस तरह तरतीब दे कि हर किसी को क्या है, समझ आ सके, ठीक है ना, कि इस डेटा से वो कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सके। सेकंड रीज़न क्या है, टू एनेबल द रीडर्स टू डिटरमाइन द नेचर एंड शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड रीज़न ये हुई कि डेटा को जब कोई रिसर्चर ऑर्गेनाइज करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हमें डेटा की नेचर और शेप के बारे में क्या मिलता है, आइडिया, ये क्लू मिलता है, ठीक है। अब नेचर और शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो देयर आर 2 नेचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। नंबर 1 इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंड द सेकंड वन इज़ सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, ठीक है ना। तो आप डेटा की नेचर या उसकी शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को तब तक डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक आप रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो द थर्ड रीज़न इज़ टू ड्रा charts and graph
फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थर्ड रीज़न क्या है कि जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो किसी भी रिसर्चर को एनेबल करेगी, ठीक है ना, कि वो आगे चार्ट्स और ग्राफ बनाएं उस डेटा के ऊपर, किस पर्पज़ के लिए, ताकि उस डेटा को आप मीनिंग इजीली क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकें। इसका मतलब ये है कि चार्ट्स और ग्राफ आप उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक आपने डेटा को ऑर्गेनाइज ना किया हो, ठीक है ना। तो इस वजह से थर्ड रीज़न जो है ना, रीज़न क्या हुई, आप डेटा को ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं ताकि आप उस डेटा के ऊपर चार्ट्स या ग्राफ जो बनाना चाहते हैं वो बना सकें, ठीक है। द फोर्थ रीज़न इज़ टू एनेबल द रीडर्स टू मेक कंपैरिजन अमंग डिफरेंट डेटा सेट, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की वजह से जो रीडर्स हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो डेटा के अंदर या डिफरेंट डेटा सेट्स में कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको मैंने जो ऊपर एग्जांपल दी थी पहली स्लाइड में, हमने बात की थी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ठीक है ना। आपने 30 फैमिली से डेटा कलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि मेल बेबीज़ कितने हैं और फीमेल बेबी कितने हैं। तो आप ये कंपैरिजन आप तब कर सकते हैं जब डेटा आपका क्या हो, ऑर्गेनाइज हो, ठीक है। सो दीज 4 आर द मेजर रीजंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आगे अगर हम चले जाएं तो हम जर्नल एक टेबल के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्प करेंगी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पार्ट्स, ठीक है। कोई भी टेबल हो स्टैटिस्टिकली या रिसर्च आर्टिकल्स में जो हम डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, तो उनकी अगर हम बात कर लें तो जो टेबल्स होते हैं उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ सीरियल नंबर, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर जो है ना वो हम क्या करते हैं, किसी भी टेबल के टॉप पे लिखते हैं। सीरियल नंबर जो है ना वो हेल्प करता है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशंस ऑफ टेबल। आपके किसी भी रिसर्च आर्टिकल्स में मल्टीपल टेबल होते हैं, अगर आपने टेबल 1 को फाइंड करना है तो सीरियल नंबर के बेस पे आप इजीली उस टेबल को आर्टिकल के अंदर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सीरियल नंबर के बाद हम क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। योर टाइटल ऑफ द टेबल शुड बी ब्रीफ, क्लियर, कंसाइज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। और टेबल मस्ट आंसर 4 क्वेश्चंस, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है। तो ये आपका जो रिसर्च टाइटल नहीं है, ये आपका टेबल का जो टाइटल है, उस टेबल के अंदर आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। टेबल के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपके किसी भी टेबल का, दैट इज़ नंबर्स एंड टाइटल। आपने जो ऊपर हमने बात की सीरियल नंबर और टाइटल की, आप हमेशा आप अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या किसी भी टेबल के टॉप पे आप क्या करते हैं, ठीक है ना, आप लिखते हैं, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ अबाउट कैप्शन एंड स्टब, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं आपके टेबल के, दैट इज़ कैप्शन एंड स्टब। अब हम बात करेंगे कि कैप्शन क्या होता है और स्टब क्या होता है। स्टब की अगर हम बात कर लें तो अगर आपको आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है ना। टेबल की जो लेफ़्ट हैंड साइड पे कॉलम्स और उसकी हेडिंग्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टब कहते हैं, ठीक है ना। जबकि जो बाकी कॉलम्स और उसकी हेडिंग्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे, कैप्शन कहेंगे। तो क्या डिफरेंस हुआ कैप्शन एंड स्टब। स्टब आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कॉलम और उसकी हेडिंग होगी, इट विल बी योर स्टब, और रिमेनिंग जो कॉलम्स होंगे और उनकी हेडिंग होंगी वो आपके क्या होंगे, कैप्शंस होंगे। अब उसके अंदर हम लिखते क्या हैं, ठीक है ना, एवरेज या टोटल एट द बॉटम ऑफ द टेबल लिखते हैं या एंड ऑफ द कॉलम्स और रो लिखते हैं, ठीक है ना। बाकी जो बीच में सेल्स होंगे उसमें हम उस वेरिएबल से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है आपके टेबल का, उसके अंदर आता है फुट नोट। फुट नोट हमेशा, ठीक है ना, हम टेबल के बॉटम में लिखते हैं। हमने बात की सीरियल नंबर और टाइटल हम क्या लिखते हैं, टेबल के टॉप पे लिखते हैं। उसी तरह फुट नोट जो है ना वो हम टेबल के बॉटम में लिखते हैं, ठीक है ना। अब फुट नोट में हम लिखते क्या हैं, ठीक है ना, फर्दर एलाबोरेट करते हैं, डिफ़ाइन, एक्सप्लेन करते हैं टेबल के बारे में, ठीक है ना। या कुछ पॉइंट्स हों उसको हम ठीक है ना क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। अब एज इन ईयर, एज ऑन लास्ट बर्थडे, ठीक है ना, सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो ये कुछ अगर आपने टेबल में आपने स्टब और कैप्शन में कुछ हेडिंग्स दी हैं, उसको अगर आप क्लैरिफाई करते हैं तो आप फुट नोट में क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब ये देख लें, ठीक है ना। नेक्स्ट आप ये देख लें तो यहाँ पे आपको जो हमने टेबल के कंपोनेंट्स की बात की थी वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देखें टेबल नंबर, ठीक है ना, या सीरियल नंबर या नंबर ऑफ़ टेबल,
ठीक है ना, टॉप पे लिखते हैं। उसके बाद हम टाइटल लिखते हैं, लाइक देखें इसने टाइटल लिखा हुआ है पेशेंट एडमिटेड इन द टीचिंग हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर्स 1990, 200 एंड 2001। यहाँ पे इसने टाइटल ऑफ द टेबल को, ठीक है ना, ब्रीफ, क्लियर और कंसाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की थी स्टब एंड कैप्शन। स्टब के बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी। स्टब आपके लेफ़्ट हैंड कॉलम्स और उसकी जो हेडिंग्स हैं, लाइक यहाँ पे उसने बात की है मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, ऑप्स गाइनी, पीड्स, टोटल। ये जो लेफ़्ट हैंड कॉलम और उसकी हेडिंग है, इट विल बी कॉल्ड स्टब। इसके अलावा बाकी जितने कॉलम्स हैं और उसकी हेडिंग्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, कैप्शन कहेंगे। पर देख लें इस टेबल के बॉटम में उसने क्या लिखा हुआ है, फुट नोट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्स का है नहीं, ठीक है ना, ईयर्स के बारे में या मेडिकल वार्ड के बारे में, तो वो नीचे आप फुट नोट में लिखते हैं, सही है। ये अगेन देखें एक और पिक्चर है जिसमें आपको फर्दर क्लेरिफाई किया है द कंपोनेंट ऑफ टेबल, ठीक है ना। तो जो टेबल्स या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स या जो भी टेबल अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप आर्टिकल्स में लिखते हैं तो ये कंपोनेंट्स होते हैं और आपको नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। रिसर्चर सबसे पहले जो है पार्टिसिपेंट से जो डेटा कलेक्ट करता है उसको हम रॉ डेटा कहते हैं, और उस रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करने को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्रॉस टेबुलेशन भी क्या होता है, यूज़ होता है। सो दीज टू आर द कॉमन मेथड दैट इज़ यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इसके बाद जब डेटा को हमको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना, इन मेथड्स के थ्रू, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ चार्ट्स या ग्राफ हैं, लाइक हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, बॉक्स प्लॉट। तो ये डिफरेंट चार्ट्स और ग्राफ हैं जिनके थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। अब अगेन थोड़ा सा हम समराइज़ करते हैं। हमने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि सबसे पहले रिसर्चर, ठीक है ना, अपने वेरिएबल से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा पार्टिसिपेंट से। उस डेटा को हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा। उस डेटा से आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। रिसर्चर क्या करता है, उस रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करता है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना। इसके अलावा क्रॉस टेबुलेशन भी यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए। अब डेटा जब ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप रिसर्चर का क्या होगा, डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो उस डेटा को, ठीक है ना, इन एन अट्रैक्टिव वे में डिस्प्ले करने के लिए रिसर्चर डिफरेंट ग्राफ्स या चार्ट्स यूज़ करेगा। उनमें से एक हिस्टोग्राम है, नेक्स्ट वन इज़ पॉलीगॉन, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्टेम एंड लीफ मॉडल, बॉक्स एंड प्लॉट, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप डेटा को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। और ये हर एक मेथड्स की अपनी एक स्पेसिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। ये माइंड में रखना है, आगे जो ही हम बढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, उसको कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना। अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डेटा इन अ टेबल फॉर्म यूजिंग क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। तो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली ये एक मेथड है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम कोई किसी भी रॉ डेटा को क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं बाय यूजिंग क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्लास एंड फ्रीक्वेंसी क्या है वो आगे जाके आपको समझ आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन वो डिफाइन करता है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबल दैट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ इंटरवल्स या क्लासेस एंड डिस्प्लेइंग द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स और फ्रीक्वेंसी इन ईच इंटरवल्स क्लास। तो ये वही डेफिनेशन है, उसने इससे मतलब थोड़ा सा दूसरे एंगल से बात की है। इधर भी वो बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली ये एक टेबल है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं, कोई क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, या उसके अंदर क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, ठीक है ना, हर क्लास के वो रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। लास्ट में उसने थर्ड डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर समरी ऑफ सेट ऑफ डेटा शोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम्स इन ईच ऑफ सेवरल नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स, ठीक है।
तो सिंपल अल्फाज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ मेथड of organization of raw data in the table form by using class and frequency। ठीक है ना। अब अगर हम बात कर लें टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्या है फर्दर सब टाइप्स हैं। सो देयर आर 3 major types of frequency distribution tables. So the first one is categorical frequency distribution table which is used for qualitative data। जब आपका वेरिएबल क्वालिटेटिव डेटा हो और आप उससे रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट किया और आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो तो आप यूज़ करेंगे कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है ना। जब आपका डेटा क्वांटिटेटिव हो तो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए 2 टाइप्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और सेकंड वन इज़ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। जब आपका डेटा क्वांटिटेटिव हो और डिस्क्रीट डेटा हो, जो हमने पहले यूनिट्स में पढ़ा है, डिस्क्रीट डेटा हम उस डेटा को कहते हैं, ठीक है ना, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो 1 हो या जो अनग्रुप होता है। ठीक है ना। या अनग्रुप डेटा हम किसको कहते हैं, अनग्रुप डेटा हम उसको कहते हैं जिसमें हर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा कहते हैं। अगर एक डेटा अनग्रुप डेटा है और उसको अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए आप अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है ना। और एक डेटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखें यहाँ पे सिर्फ समझने का मकसद ये है क्वांटिटेटिव डेटा में कि आपका डेटा अनग्रुप है कि ग्रुप है। अनग्रुप डेटा हम किसको कहते हैं, अनग्रुप डेटा हम उस ग्रुप को डेटा को कहते हैं जिसमें हर एक वेरिएबल्स या हर एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी अगर इज़ इक्वल टू 1 हो तो उसको अनग्रुप डेटा कहते हैं। अगर आपने इस तरह के डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो आपने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ करना है। अगर आपका डेटा ऐसा है वो ग्रुप डेटा हो, ग्रुप डेटा मीन्स उसमें से कोई एक वैल्यू ऐसी हो जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 हो तो उसको हम ग्रुप डेटा कहते हैं, और उस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप यूज़ करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। अब आगे जो हैं हम इन 3 जो मेथड्स हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, या 3 जो टाइप्स हैं आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स की, इसको हम एक एक को लेके जाएंगे और उस पर हम एक एक एग्जांपल्स की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, हमने बताया था कि कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज़ होता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा। अगर आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है और आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो तो आप कौन सा टेबल यूज़ करेंगे, कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आज के लेक्चर के लिए इनफ है। ठीक है ना। जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं लेक्चर्स का इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और कितने हमारे पास वेज ऑफ टेबल्स हैं और टेबल्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो आप इनको समराइज़ कर लें। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स जो है ना मैं आपके साथ सून शेयर कर दूँगा। ठीक है। थैंक यू।